सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज डिफेंस। तो लेक्चर 1 आपका आ चुका था ज्योग्राफी का, और आप लोगों ने उसको देखा और काफ़ी लोगों ने पढ़ा। तो आज ना मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैंने उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझाई थी कि कैसे ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। कि हमने जो पहला लेक्चर था उसमें ये देखा था कि यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ है, राइट। क्या देखा था उसमें हमने कि यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ है। एक मिनट यार, एक मिनट, ये पैन थोड़ा इशू कर रहा है, एक मिनट रुकिए प्लीज़। सॉरी वेट, सॉरी मैं आप लोगों को वेट करवा रही हूँ, मुझे इस चीज़ का बेहद दुख है। एक मिनट रुकना, हाँ ओके ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि सबसे पहले हमने आपका जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, प्लैनेट्स का क्या सीन है, कौन इनर प्लैनेट है, कौन से आउटर प्लैनेट है। ठीक है, और यूनिवर्स के उसमें जो थ्योरीज थी, बिग बैंग थ्योरी थी, हाइपोथेसिस थे, ये सब मैंने उसमें आपको बताया था। फिर मैंने आपको कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी मैंने आपको समझाया था, और मैंने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने किया है, जिन्होंने नहीं किया अभी मैं डांट लगा दूंगी तो फिर तुम बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। ठीक है ठीक है, तो मैंने एक चीज़ उसमें बोली थी कि आपको ना क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर 2 है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और जो टाइम जोन है वो आपको एक बार रीड आउट करके आना है। तो मुझे उम्मीद है वैसे तो कि ज़्यादातर बच्चों ने किया ही होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, ज़रा तारीफ सुन के अब हवा में मत उड़ो, वापस बैठ जाओ, क्योंकि हमें भी ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि जो मैं बोल रही हूँ उसको करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप यहाँ पर बैठ के लेक्चर ले रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि आज मैं आपको थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ। थोड़ा बहुत जो हमने प्रीवियस में देखा है फटाफट हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर कनेक्टिविटी। ठीक है, और फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, साथ साथ में पॉइंट्स लिखते जाओ, या फिर जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप अगर लेक्चर सिर्फ ऐसे ईयरफोन्स लगा के बैठे रहोगे तो बिलीव मी थोड़ी देर बाद आप सो जाओगे, क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं और बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है। तो मुझे पता है आलस काफ़ी आता है, तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2-4 मेन बेसिक चीज़ें बताई थी, और मैंने आपको थ्योरीज भी समझाई थी, वहाँ पे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी। ठीक है, तो आज फटाफट से क्विक रिवीजन करके हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ये भी सुन लो। तो आज हम देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि कैसे क्या सीज़न का क्या सीन रहता है, कैसे दिन रात का सीन रहता है। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम टाइम जोन को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे आज मेन टॉपिक है, तो हमारे मेन टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, यही हमारे आज के मेन टॉपिक रहेंगे। ठीक है, टाइम जोन रहेगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ रहेगा, मोशन ऑफ द अर्थ रहेगा। ठीक है, ये हमारे टॉपिक रहेंगे मेजरली। उसके बाद और हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू हो जाओ। तो देखो, सबसे पहले ग्लोव क्या चीज़ है। ठीक है, तो रिवीजन है, फटफट कराऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसमें। तो ग्लोव क्या है, ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है। ठीक है, आप अपने प्रिंसी के ऑफिस में देखा ही होगा, आप लोग जाते हो, या जो बच्चे स्पेशली मुखर्जी नगर ORN करोलबाग में तैयारी करने आते हैं, या जहाँ भी जाते हैं, तो देखते होगे आजकल शॉप पे मिलता है, बहुत बढ़िया सा ग्लोब होता है, आप ला के अपनी टेबल पर रख लेते हो, उसके बाद धूल खाता रहता है, तो उसको पोंछ भी लिया करो। ठीक है, तो वही इसी ग्लोब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबने देखा ही होगा। एंड ऑन द ग्लोब कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। एक निडल फिक्स्ड होती है, अ निडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट एक्सेस। समझ रहे हो, तो एक निडल फिक्स होती है टिल्टेड मैनर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एक्सेस कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। तो एक हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, एक हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल, एक हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल, और एक हो जाता है हमारा साउथ पोल। समझ गए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस, जिसको हम कहते हैं पोल्स, जिसमें है हमारा नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। समझ रहे हो, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ही ये ग्लोब मूव करता है।
समझ गए मेरी बात को? तो अभी तक हमने क्या समझा कि आप अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो या जब आप यहाँ तैयारी करने के लिए आते हो, ORN आते हो, मुखर्जी नगर आते हो या वेयरएवर, तो आप देखते हो कि आपने जो ग्लोब खरीद के रखा है उसकी आपने डस्टिंग नहीं की है, काफ़ी गंदा हो गया है, तो साफ़ करो। फिर उस पर देखोगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ग्लोब भी उसी पैटर्न से मूव करता है जैसे अर्थ मूव करती है, लॉजिक है, ठीक है। और ग्लोब क्या होता है? एक तरीके का मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का। क्या होता है? मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिस्कस किए थे, फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो लैटिट्यूड में हम सबसे पहले करेंगे द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक इक्वेटर होता है जैसे कि दिस इज, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, ये क्या है? अपना इक्वेटर है, ये देखो, दिस इज इक्वेटर, देखने को मिल रहा है ये इक्वेटर, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है रनिंग थ्रू अ ग्लोब विच डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड में मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताई थी कल कि ये लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड आप जो गुड डे बिस्किट देखते हो उसमें लेटी हुई जो लाइंस होती हैं उसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि आपके गुड डे बिस्किट हो गए, 2020 बिस्किट्स हो गए, उनमें आपको ये देखने को मिलता है। तो जब भी आप बिस्किट खाओ तो आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो लैटिट्यूड है, मैम ने बताया था, ठीक है। तो जो इक्वेटर होता है ये डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। द इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, बिकॉज ये डिवाइड कर रहा है अर्थ को, इसलिए नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, नॉर्थ का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके जो साउथ का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं हम बच्चा? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आया? नाउ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, क्या कह रहे हैं इनको? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो कि मेजर्ड हो रहे हैं डिग्री में। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नदर्न पोल एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड मार्क्स द सदर्न पोल। तो 90 डिग्री यहाँ से नदर्न पोल, ठीक है, एंड 90 डिग्री साउथ यहाँ से सदर्न पोल, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? ओके, ठीक है। ऑल लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर इंडिकेटेड बाय नॉर्थ ऐसे, एंड जो साउथ के हैं वो इंडिकेटेड बाय दिस एस, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि हमने लैटिट्यूड में क्या समझा? लैटिट्यूड हमने ये समझा कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है बच्चा, ठीक है, वहाँ से हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो नदर्न हाफ जो होता है अर्थ का उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड सदर्न हाफ को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अर्थ जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है एंड 90 डिग्री वहाँ से नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा और 90 डिग्री वहाँ से साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा। जो नदर्न पोर्शन है उसको हम एन से इंडिकेट करते हैं एंड सदर्न पोर्शन को हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और साथ साथ में आप इसको अच्छे से समझेंगे भी और डायग्राम भी बनाते चलो, जिससे कि एक होता है ना कि आलस नहीं आएगा, फुर्ती में रहोगे, क्योंकि नींद बहुत जल्दी आती है आप लोगों को। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो बस लेक्चर लेते लेते ही सो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। फटाफट कॉपी पेन बराबर चलते रहना चाहिए, बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया लाई होता है, ठीक है। एंड ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। एंड ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है, ठीक है। क्या समझे? इक्वेटर है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर, फिर आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हीट जोन ऑफ द अर्थ में आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इस डायग्राम को देखना है अच्छे से, और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अच्छे से देखो, समझो, ऐसा देखो कि बिल्कुल आंखों में बस जाए। समझ गए? समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है,
कुछ और नहीं, सिर्फ डायग्राम देखो कि आंखों में बस जाए आपके, बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ यार वो मैंने देखा था इक्वेटर के आसपास कुछ मेरे को टॉर्रिड जोन दिख रहा था, हाँ यार सही कह रहे हो। उसके बाद फिर जैसे मैं ऊपर जाता हूँ ना तो वहाँ पे मुझे कुछ आसपास ना टेम्परेट जोन दिखता है, ओहो ठीक है। जैसे ही मैं टेम्परेट जोन के थोड़ा सा और बाहर निकलता हूँ ना, मैं निकला और मुझे क्या देखा, अरे यहाँ तो फ्रिजिड जोन दिखा। तो ऐसे ना पूरा एक एक होता है ना, ये जो ऐसा डायग्राम है ना, ऐसे बिल्कुल मन में बस जाना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। अब थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाते हैं। टॉरिड जोन, द लैटिट्यूड बिटवीन, क्या बोल रहा है, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं। समझ गए ना, कल मैंने आपको बताया था ना, समझ गए मेरी बात को। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है दैट लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वेयर द मिड सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। तो अगर हमारा ये जो सन होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि सन ऑलवेज ओवरहेड होता है। यहाँ पे जैसे कि ये है और ये देखो, आप देखो ये सन है हमारा, ये सन की रेज आ रही हैं, तो ये देखो ये स्लांटिंग रेज हो रही है, ठीक है, इतनी नहीं है। बट अगर मैं देखूँ आपको और मैं आपको ये बोलूँ कि यार ये देखना ज़रा, यहाँ पे देखना ज़रा, अरे ये तो बिल्कुल सामने बिल्कुल सीधे जा रही हैं, ये सन की रेज देखो बिल्कुल प्रकट बिल्कुल सामने आ रही है इक्वेटर पे। तो इसमें जो, समझ रहे हो, इसलिए इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, इसलिए इसको हम हीट जोन भी कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। द लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वेयर द मिड सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। सन इज नेवर ओवर हेड बियॉन्ड दिस एरिया, इन एरिया के बाद मतलब एक्सट्रीम जो ओवरहेड होता है ना वो कभी नहीं रहता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस लाइन ऑलवेज, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया कि अगर ये हमारे सूरज जी हैं, ठीक है, ये हमारे सूरज देवता जी हैं, ठीक है, ये हैं, और यहाँ पे जो उनकी रेज हो रही है वो बिल्कुल स्लांटिंग रेज हो रही हैं। तो ऑफकोर्स ही बात है, जो उनका प्रकोप है, उनका जो प्रकोप है इतना हाई तो नहीं है। लेकिन अगर मैं जस्ट सामने की बात कर लूँ तो सामने आप देखोगे बिल्कुल ओवरहेड है, बिल्कुल ओवरहेड है, ठीक है। अर्थ ऑलवेज मूव करती रहती है, तो इस एरिया में एटलीस्ट वंस अ ईयर, इतने एरिया में एटलीस्ट वंस अ ईयर आपका सन ओवरहेड होगा। समझ गए मेरी बात को। एंड बियॉन्ड दिस एरिया सन इज नेवर ओवरहेड। ओके, गॉट माई पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉरिड जोन, लॉजिक भी समझा दिया क्यों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, coming to temperate zone, the area bounded by tropic of cancer, the area bounded by tropic of cancer and the arctic circle in northern hemisphere and the area bounded by tropic of capricorn and the antarctic circle, ठीक है, tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere where the temperature is moderate is called temperate zone, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ वाले जो एरिया को, यहाँ वाले एरिया को ये लोग क्या कह रहे हैं, टेम्परेट जोन। तो जो नॉर्थ में है उसको कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ में है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, समझ आ गया। नाउ कमिंग टू फ्रिजिड जोन, द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, दिस एरिया, ठीक है, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन एंड इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड एरिया, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक सर्कल का हो रहा है और यहाँ का जो नॉर्थ पोल का, इसको फ्रिजिड जोन कह रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, ठीक है। समझ आ गया, इतना समझ आ गया आपको कि मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। जो हीट जोन में आपको, हीट जोन में आपको कितना समझ में आया, आपको इतना समझ में आ गया कि भाई इसको हम कह रहे हैं टॉरिड जोन, क्यों कह रहे हैं, सन ऑलवेज ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन एंड इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है, समझ गए। चलो मूव, नाउ कमिंग टू लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आपके पास ऑरेंज होता है, ठीक है, उसकी आप एक एक कली निकाल के खाते हो। कल भी मैंने बताया था, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये आपका हो गया। इस तरीके से आप ऑरेंज का एग्जांपल लेके लॉन्गिट्यूड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इन ऑर्डर टू लोकेट द करेक्ट पोजीशन, ठीक है, वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर लोकेटेड फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दिस लाइन ऑफ रेफरेंस, जो लाइन रन कर रही है नॉर्थ पोल, जो लाइन आपकी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल,
दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स, जो हर डिग्री है वो डिवाइड हो रही है मिनट्स में, जो हर डिग्री है आपकी वो डिवाइड हो रही है मिनट्स में, ठीक है। एंड मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, एक चीज़ और याद रखना बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, लैटिट्यूड आपका और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हमेशा फुल सर्कल, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड ऑलवेज मेक सेमी सर्कल। रिमेंबर दिस, कभी स्टेटमेंट में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब ये लैटिट्यूड होता है तो ये पूरा बनाता है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये 0 डिग्री हमारा जो हो जाता है वो प्राइम मेरिडियन होता है, वहाँ से 180 ईस्ट होता है और 180 वेस्ट होता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, समझ गए ना। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड स्टीडली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। ऑफकोर्स सी बात है, आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का डायग्राम, हाँ ये देखिए, आप डायग्राम देखोगे और आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं जब तक ये पोल पर जा रही है, जब तक ये पोल के टूवर्ड्स जा रही है तो ये कम होती जा रही है। आप देखो ये कैसे होती जा रही है, तो जो डिस्टेंस है जब तक पोल पे आप पहुंच रहे हो, जब तक आप पोल पे पहुंच रहे हो ये डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गई है। एंड ये हमारा है 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो ईस्ट के लिए और यहाँ से कैलकुलेट करते हो वेस्ट के लिए, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अभी टाइम जोन में भी समझाऊंगी, बहुत सिंपल सा लॉजिक दूंगी आपको, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल द मेरिडियंस हैव इक्वल लेंथ एंड वी काउंटेड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ऑफकोर्स ही बात है, सारे मेरिडियंस की इक्वल लेंथ है और हम काउंट करते हैं प्राइम मेरिडियन से, जो कि कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच वेयर द रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है। नाउ द प्राइम मेरिडियन वैल्यू इज 0, मैंने बताया था आपको, जो प्राइम मेरिडियन है इसकी वैल्यू क्या है, 0, एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी मेजर 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। मैंने बताया था प्राइम मेरिडियन से आप 180 डिग्री ईस्ट मेजर करते हो एंड 180 डिग्री वेस्ट मेजर करते हो। और जब आप ये देखोगे, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो अभी एक सेकंड मैं इस पे आऊँगी, फिर कनेक्टिविटी आपकी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और याद रखना कि क्या चीज़, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में जब मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ ना, कि ये लॉन्गिट्यूड आपको बिल्कुल प्रिसाइजली टाइम के लिए, आप जब इसको आपको कोई भी प्रिसाइजली टाइम को लोकेट करना है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉन्गिट्यूड वेरी वेल, ठीक है। नाउ दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, ठीक है। अगर ये हमारी ग्रीनविच टाइम है तो याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर आप ईस्ट की तरफ आते हो तो आप अहेड होते हो, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो आप बिहाइंड होते हो। तो यहाँ पे जो टाइम है वो ऐड होगा और यहाँ पे जो टाइम है वो डिडक्ट होगा। समझ गए? अगर यहाँ पे सनराइज ऑलरेडी हो चुका होगा तो यहाँ पे सनराइज पहले से हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ सनराइज नहीं हुआ होगा, यहाँ सनराइज हो चुका होगा, क्योंकि यू आर अहेड, ठीक है। तो ईस्ट में ग्रीनविच जो है यहाँ पे आप अहेड चलते हो, यहाँ पे आप बिफोर चलते हो, और यहाँ से ईस्ट में 0 डिग्री आपकी है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। जैसे कि ये मैं मान लेती हूँ, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट आप काउंट करते हो, यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप अहेड चलते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिडक्ट माइनस, ठीक है, बिहाइंड चलते हो। और जब आप अगर अर्थ को देखोगे, जैसे कि ये तो आपको ऐसा मैप दिख रहा है, बट आप एक अगर इसको एक पूरे ऐसे सर्कल की तरफ सर्कल के तौर पे देखोगे तो आप देखोगे कि जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है, ये एक कॉमन लाइन होगी। समझ रहे हो ना? 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, एंड 180 डिग्री वेस्ट, ये कॉमन लाइन होगी, ठीक है। और ये आपका पूरा बना देगा 360 डिग्री, ठीक है। समझ गए? फटाफट से समझ गए ना? कितना सिंपल सा मैंने आपको बताया। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अरे 180 डिग्री ईस्ट इज द सेम लाइन, 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन और नॉट। येस, इट इज़ द सेम लाइन, क्योंकि जब आप इसको अपनी अर्थ को, जो आपने ग्लोब उठाया है, फटाफट से उस पर तो धूल हटाओ और उसको देखो, वो एक कॉमन लाइन बनेगी। वो कैसी लाइन बनेगी? वो एक आपकी कॉमन लाइन बनेगी। समझ गए? तो आप जब ग्रीनविच के इस तरफ जाएंगे तो आप अहेड में जाएंगे, ठीक है। ईस्ट में जाएंगे तो अहेड में जाएंगे, एंड इस तरफ जाएंगे तो आप बिहाइंड जाएंगे, ठीक है। आपको पता है अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, ठीक है, 24 आवर में। समझ गए? ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक आपको बता देती हूँ कि कैसे टाइम कैलकुलेट करते फटाफट से। जैसे कि 360 डिग्री रोटेट किया अर्थ ने, कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? 24 घंटे लिए। 24 घंटे में तो 360 डिग्री रोटेट करती है ना अर्थ अपनी एक्सिस पे। समझ गए? उसके बाद 1 घंटे में कितना? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 कितना हुआ? जिनकी मैथ्स अच्छी फटाफट से कमेंट करके बता दो। 15 डिग्री, ठीक है। समझ गए? 1 आवर में 15 डिग्री हुआ। अब 15 डिग्री मतलब कि 1 आवर मतलब कि 16 मिनट। अब आपको 1 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 15 मतलब कि 4 मिनट्स।
तो 1 डिग्री में कितना है 4 मिनट्स। तो जब भी आपको कोई भी टाइम कैलकुलेट करना हो, जब भी आपको कोई भी प्लेस को कैलकुलेट करना हो, कोई भी टाइम को कैलकुलेट करना हो, तो मान लो कि आपको कोई भी कैलकुलेट करना हो तो आप वहाँ पे इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ऐसे आप अपना टाइम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? जैसे 65 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा, प्लेस अगर कैलकुलेट करना है 40 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, और वहाँ पे आप अहेड और अपना बिहाइंड वाला लॉजिक लगा के वहाँ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो अगर मैं ग्रीनविच के बाद अगर 30 डिग्री पे खड़ा हूँगा तो मैं कितने पे खड़ा हूँगा, तो 30 डिग्री इंटू 4 मिनट, ऐसे करके आप टाइम कैलकुलेट करके फिर यहाँ 12 बज रहे हैं और ऐसे करके आप टाइम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझते हैं। तो यार क्या है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कैलकुलेट ऑन द बेसिक ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़, जस्ट वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है मिर्ज़ापुर का, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है मिर्ज़ापुर का एंड यूनाइटेड किंगडम रॉयल ऑब्जर्वेटरी का एट ग्रीनविच में कितना है, ट्रांसलेट टू एन एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस ऑफ 5.5 मिनट, मतलब 5 आवर 30 मिनट्स, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई, 5 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, 5.5 घंटे। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये आपका जो है ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब इससे कुछ अगर आपके जैसे कि कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, या समझ रहे हो ना, आ जाते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि इट ऑल्सो पासिस थ्रू द 5 स्टेट, रिमेंबर दिस, 5 स्टेट से निकलता है। कौन कौन सी है? यूपी है, दिख रहा है यहाँ पे यूपी है। ठीक है, एमपी है आपका, एमपी दिख रहा है आपको, दिस इज एमपी। ठीक है, छत्तीसगढ़ दिख गया, उड़ीसा को मत भूलना, कट मार के जा रहा है, उड़ीसा हो गया, एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आपकी स्टेट हो गई। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर वो कभी पूछ ले कि यार जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पहले तो ये तो सबको पता ही होता है कि मिर्ज़ापुर है यूपी में नियर प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, यूपी वाला है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वहीं से गुजर रहा है, लेकिन आपको इतना पता ये भी पता है कि 5 आवर 30 मिनट्स है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस है, बट कौन कौन सी स्टेट से निकलता है कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना यूपी एमपी तो आए गई, मैंने बताया था आपको ऐसे ही हमेशा लर्न करना होता है, यूपी एमपी पेयर अप कर लो। ठीक है, फिर आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पेयर अप कर लो, एंड हियर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? उसके बाद हम आते हैं मोशन ऑफ द अर्थ में। ठीक है, सबसे मेन चीज़ यहाँ तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, जो भी दिक्कत है ना अच्छे से उसको फटाफट रिवाइज़ करो, समझो कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसको फटाफट रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इशू तो होगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अब मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ क्या है ना कि एक होता है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, अर्थ का मोशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार आप ये समझिए कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दो टर्म है। एक हमारी टर्म है रोटेशन, ठीक है, और एक हमारी टर्म है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन होता है ये मूवमेंट होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे। ठीक है, और इससे क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है बच्चों, तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, डे एंड नाइट। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्यूशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ का जो है मूवमेंट होता है, ये अर्थ है ये सन है। जब मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। अभी अर्थ यहाँ है, फिर अर्थ यहाँ आ गई, फिर अर्थ यहाँ आ गई, फिर अर्थ, ऐसे करके जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का अराउंड दी सन, समझ रहे हो, इससे होता है रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि रोटेशन से हो रहे हैं डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन से हो रहे हैं सीजन। लेकिन जब रोटेशन से, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब रोटेशन से, 1 मिनट में लिख के समझाती हूँ, जब रोटेशन से आपके डे और आपके नाइट हो रहे हैं, बट ये मत भूलना जो इनकी लेंथ का है, कि लेंथ कहते नहीं है यार, सर्दियाँ आ गई, गर्मियों में तो यार दिन बड़े होते हैं ना यार, है ना, सर्दियों में तो यार दिन छोटे होते हैं। ये जो हम बात करते हैं ना कि दिन बड़े और छोटे, इसका जो कारण है वो रिवॉल्यूशन से है। वो किससे है, वो रिवॉल्यूशन से है। ठीक है, वो रोटेशन से नहीं है। रिमेंबर माई पॉइंट, मैंने क्या बोला आपको कि रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन।
बट जो लेंथ होगी डे एंड नाइट की, कौन डिसाइड करता है? रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो क्यों कर रहा है? रटो मत, क्यों कर रहा है? लॉजिक है भाई, इसलिए कर रहा है क्योंकि जब अभी हम पढ़ेंगे ना सीजन्स में जो चेंज हो रहा है, क्योंकि सीजन में चेंज किससे हो रहा है? रिवॉल्यूशन से। विंटर है, समर्स है, और विंटर और समर जो डिसाइड करते हैं कि दिन बड़े हैं या दिन छोटे हैं। रोटेशन तो डिसाइड कर रहा है, क्योंकि देखो ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब जब सन ओवरहेड हुआ, ठीक है, जिस हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे दिन हो गया, समझ रहे हो? दिन और रात का जो है वो सन के उगने और डूबने से है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेकिन जो उसकी जो लेंथ है, दिन और रात की जो लेंथ है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो तो रिवॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि वहाँ से सीजन चेंजेस हो रहे हैं, एंड सीजन चेंजेस हो रहे हैं तो विंटर में दिन छोटे हो रहे हैं और समर्स में दिन बड़े हो रहे हैं। तो ये सिर्फ रिवॉल्यूशन ही डिसाइड करता है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन फॉर्म बाय इट्स ऑर्बिट, ऑफकोर्स उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का दिया रहता है। ये क्या होता है कि द सर्कल विच डिवाइड डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब कि ऐसा सर्कल जो डिवाइड कर रहा है दिन और रात को ग्लोब में, समझ रहे हो ना, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो जो डे एंड नाइट का जो डिवाइड कर रहा है, जो सर्कल बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? अर्थ टेक 365 1/4 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जब देखो, एक सेकेंड, जैसे रोटेशन हुआ और रिवॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ? रोटेशन हुआ और रिवॉल्यूशन हुआ। तो जो रोटेशन है वो कितना? 24 घंटे के आसपास अप्रॉक्स, ठीक है, और दिन और रात हो गए। रिवॉल्यूशन का जो समय है 365 डेज हम मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ ओवरहेड, मतलब 365 दिन प्लस 5 आवर 48 मिनट अप्रॉक्स पूरा ये टाइम होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक साल में हमारे 365 डेज होते हैं। और ये जो कुछ 6 घंटे का जो अप्रॉक्स होता है, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी जाने दो, ठीक है, अभी मत समझो। 6 घंटे का जो टाइम है इसको मत समझो, हम 365 डेज मानते हैं। लेकिन ये जो है, इस टाइम को भी तो हम कहीं ना कहीं लेंगे, और यही टाइम हमारा लीप ईयर बनाता है, समझ रहे हो? क्योंकि 6 आर जो हमारे हैं ये जुड़ते जाते हैं 4 साल तक, और फिर आप इसको 6 × 4 कर दो तो 24 आर हो गए। जब टोटल 24 आर हो गए 4 साल बाद, जैसे ही 24 घंटे हुए, हमने कहा अरे भाई लो लीप ईयर आ गया। और इस लीप ईयर को हमने किस में ऐड कर दिया? इस लीप ईयर को हमने फरवरी में ऐड कर दिया। समझ गए मेरी बात को? तो वैसे हम 365 डेज लेके चलते हैं, ठीक है, और कुछ ये 5 आवर 48 मिनट्स को हम लीव कर देते हैं, जो कि कुछ 6 घंटे के अप्रॉक्स होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो 6 घंटे हैं जुड़ते जाते हैं कुछ 4 साल बाद, और हम देखते हैं कि 24 आवर हो गए। जैसे ही 24 घंटे हो गए, हम कहते हैं भाई हमारा लीप ईयर ला दो, ये लीप ईयर आ गया, और इसका हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। और 4 इयर्स लेटर अगर आप देखोगे तो 366 डेज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर, ठीक है, समझ गए? एक दिन ऐड हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? इतना कौन सा समझ में आ गया? ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर बिकम अ डे इन 4 ईयर विच इज एडेड इन फरवरी। दिस ईयर ऑफ 29 डेज ऑफ फरवरी इज कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। ये जो होता है 29 डेज जो होते हैं फरवरी में, जिनके बर्थडे आते हैं ना 4 साल बाद, जिनको पार्टी देने को, अरे यार मैं क्या मतलब पार्टी से जो बच जाते हैं, जिनके पैसे बच जाते हैं, ये उन्हीं वही लोग हैं, ठीक है, 29 फेब वाले, ठीक है, जिनका भी बर्थडे आता है उनको बर्थडे विश कर देते हैं। कोई नहीं, चलो रिवॉल्यूशन चलते हैं। अब रिवॉल्यूशन भी आप समझ चुके हैं, मैंने आपको समझाई दिया, तो एक बार ही रीड आउट कर लेते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट थ्रू आउट इट ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है, अर्थ हमेशा इंक्लाइंड होती है इस तरीके से, ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो मोशन ऑफ द अर्थ है ना, ये इसी टॉपिक के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ ही जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहले समझेंगे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बाद रीड आउट कर लेंगे पूरी थ्योरी को, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अच्छे से पूरा फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? नाउ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ठीक है,
तो मैंने इस टॉपिक के लिए आपको बोला है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है एंड बिलीव मी मोशन ऑफ द अर्थ डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। चलो सबसे पहले समझो मेरी बात को। सबसे पहले ना कुछ मतलब समझ रहे हो, कुछ टर्म समझ लो जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि यार ये मैडम सॉलिस्टिस क्या बोल रही हैं, इक्विनॉक्स क्या बोल रही हैं, ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या ही बोले जा रही हैं, ऐसा फील नहीं होने दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो इक्विनॉक्स क्या होता है। व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ और द इक्विनॉक्स आर द ओनली टाइम व्हेन द सोलर एज इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ये देखो इक्विनॉक्स टर्म दिख रहा है। तो जब दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं और जब सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, अगर यहाँ पे है तो इतने एरिया में सन की रेस पड़ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विनॉक्स पोजीशन पे है। क्या कि जो दिन और रात है बराबर के होंगे, डेज एंड नाइट इक्वल होंगे, और जो सन की जो रेज है वो बिल्कुल एज पे है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विनॉक्स स्टेटस होता है। नाउ सॉलिस्टिस क्या होता है, ठीक है। सॉलिस्टिस में क्या है कि सॉलिस्टिस रिफर्स टू द सन स्टैंडिंग स्टिल और सन रीचिंग द इट्स हाईएस्ट पोजीशन। जब सन स्टैंडिंग स्टिल मतलब कि समझ रहे हो ना, सॉलिस्टिस मतलब कि जहाँ पे सन बिल्कुल, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये सन है, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट ही समझा देती हूँ आपको। देखो ये सन है। अब मानो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है, सबसे ज़्यादा आपको गर्मी कब लगती है, तो आप सोच रहे होगे, क्यों सोचना भाई, सिंपल सा बता दो, आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो इंडिया में, ठीक है। मैंने अगर रमेश से पूछा कि रमेश खड़े हो जाओ और मुझे ये बता दो कि तुम्हें गर्मी कब सबसे ज़्यादा लगती है, तो उसने बोला मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा, आप रह रहे हो इंडिया में, ठीक है। इंडिया में गर्मी कब पड़ती है, जून के आसपास, समझ रहे हो, जून के आसपास, समझ गए ना मेरी बात को। तो जून के आसपास आपके यहाँ पड़ गई गर्मी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। अच्छा, ये इक्वेटर है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे कहीं आसपास। तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, नॉर्थ की तरफ, या मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये सीन है बच्चों कि वहाँ पे जून के आसपास गर्मियाँ पड़ रही हैं। अरे सही बात है। तो जब ऊपर की तरफ जून के आसपास वहाँ पे जब गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो नीचे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, तो वहाँ पे क्या पड़ रही होंगी, सर्दियाँ, विंटर्स हो रही होंगी। इतना समझ में आया। तो कभी कभी क्या क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आप लोगों के लिए कि 21 जून क्या है, समर सॉलिस्टिस, 21 दिसंबर क्या है, विंटर, समझ रहे हो, 21 मार्च क्या है, इक्विनॉक्स, 23 सितंबर क्या है, स्प्रिंग। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात मेरी ये समझो कि टर्म्स से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए आप लोग, टर्म से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए, ठीक है। तो सॉलिस्टिस क्या हो गया कि रिफर्स टू सन स्टैंडिंग स्टिल और सन रीचिंग देन इट्स हाईएस्ट पोजीशन। तो सन अपना स्टैंडिंग है, ठीक है, और सन रीच कर रहा है अपनी हाईएस्ट पोजीशन को, तो ये हमारा हो गया सॉलिस्टिस, ठीक है। इक्विनॉक्स हो गया। और टॉपिक क्या है, टॉपिक वर्ड कम्स फ्रॉम टॉपिकस वर्ड विच मीन्स टर्न और चेंज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं समर सॉलिस्टिस की। तो ध्यान से सुनना कि ऑन 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जब क्या होता है, 21 जून के आसपास का समय ऐसा होता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर का जो हिस्सा है, वो टिल्ट होता है टूवर्ड्स सन, ठीक है। एंड एज द सनरेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सनरेज हैं आपकी कहाँ आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही हैं, ठीक है। देयरफॉर दैट एरिया रिसीव मोर हीट, ऑफकोर्स सी बात है, ये सन है और यहाँ पे आपकी रेज आ रही हैं और ये एरिया रिसीव कर रहा है, ये ऐसे अर्थ होता है ना, इस तरीके से टिल्टेड होता है, ठीक है। तो देयरफॉर दैट एरिया रिसीव मोर हीट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एज द सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये एरिया जो है रिसीव कर रहा है बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है। एंड ड्यू टू स्लांटिंग ऑफ रेज इन जून इन नदर्न हेमिस्फीयर एरिया नियर पोल्स रिसीव लेस हीट। अब क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली आ रही हैं, ठीक है, डायरेक्टली आ रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, तो जो पोल्स का एरिया वहाँ पे तो लेस हीट होगी, ठीक है। एंड देन द एरिया अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 6 month लॉन्ग डेज एंड नाइट्स आर ऑन पोल्स हैपन ड्यू टू
tilt of the earth on its axis. The largest day and the smallest night at the tropic of Cancer occur on 21 जून. मैंने बोला ही था कि जब आपके समर्स होते हैं तो समर्स में क्या होता है कि डे और नाइट में डे बड़े होते हैं, ठीक है. तो 21 जून को यही बता रहा है कि लार्जेस्ट डे होते हैं और स्मॉलेस्ट नाइट होते हैं. एंड रिवर्स हैपन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसका वाइस वर्सा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है. तो मान लो कि क्या है 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर. अब देखो इसको डायग्राम समझते हैं, ठीक है. ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है. एंड यहाँ पे 21 जून है, समर सॉलिस्टिस है. जो सन है, सन की जो रेज हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी और डी मान लेते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे ये सन की रेज आ रही हैं, ठीक है. ये सन की रेज आ रही है, यहाँ पे भी ये सन की रेज आ रही हैं, ठीक है. ये तो है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है. ठीक है, समझो मेरी बात को. तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा. मैं इसको पहले रफ कर देती हूँ क्योंकि क्लैरिटी आपकी डायग्राम से तभी हो पाएगी. एक सेकेंड, हाँ वेट, समझो मेरी बात को. ये देखो, सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे ये देखना. एक सेकेंड, ठीक है. ये है 21 दिसंबर सॉलिस्टिस, ठीक है, विंटर. देखो आपको मैंने बताया कि मैंने आपको अभी क्या समझाया था, ठीक है. मैंने आपको ये समझाया था कि आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में जो समर्स पड़ती हैं वो जून में पड़ती हैं, ठीक है. तो फिर आप विंटर्स में, अगर आपके यहाँ समर्स जो है जून में पड़ रही हैं तो विंटर्स आपकी कुछ कब पड़ेंगी, दिसंबर के आसपास पड़ेंगी, ठीक है. तो ये हमारा विंटर्स मान लेते हैं, ठीक है. एंड ये तो मैंने आपको बताया ही था कि ये इक्विनॉक्स है, यहाँ पे दिन रात सब बराबर होते हैं, ठीक है. समझ गए मेरी बात को. अगर यहाँ ये दिसंबर है तो हम आए, ये दिसंबर हो गया, ठीक है, ऐसे समझते, दिसंबर हो गया, ये जनवरी, ये फरवरी. तो जैसे ही आप मार्च की तरफ एंटर करते हो, ये हो गया आपका मार्च का टाइम. जैसे ही आप मार्च की तरफ एंटर करते हो तो आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखते हो. आप क्या देखते हो, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है. फिर मार्च हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ठीक है. अप्रैल, मई, एंड ये आ गया आपका जून, ठीक है. ये आ गया, फिर जुलाई, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया और ये आपका सितंबर हो गया. फिर आ गया नवंबर और ये आपका आ गया दिसंबर. ऐसे आपका पूरा एक मतलब पूरे जो आपके जो महीने होते हैं उनका सीज़न समझ में आ रहा है. तो क्या होता है कि जब आप देखोगे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये अर्थ टिल्ट है, ये अर्थ टिल्टेड है. तो जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल कहाँ पे है, बिल्कुल किसके ऊपर है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर है उसकी तरफ है, ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, ये नदर्न विंटर्स हैं, नदर्न में विंटर्स हैं और सदर्न में समर है, ठीक है. समझ गए. क्योंकि नदर्न में सर्दियाँ क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ये बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे सदर्न में समर हो रखी है, ठीक है, नदर्न में विंटर हो रखी है क्योंकि सन अब यहाँ पे ओवरहेड है. समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है. एंड ये आपका हो गया जो आपका इक्विनॉक्स वाला है, वहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपका डे एंड नाइट बराबर है, ठीक है. समझ गए आप मेरी बात को. अब आप देखो विंटर सॉलिस्टिस में क्या कह रहा है कि ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनरेज, ठीक है. आप देखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं और यहाँ पे इसलिए सदर्न में समर हो रखा है, ठीक है. इतना छोटा छोटा लिखा है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, ये वर्ड्स बहुत ब्लरी भी हैं और छोटे भी हैं. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप देखोगे कि विंटर सॉलिस्टिस में क्या है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये रिसीव कर रहा है डायरेक्ट सनरेज, ठीक है. एज द अर्थ सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड सन, ठीक है. क्योंकि ये अगर ऐसे है तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये यहाँ पे ये डायरेक्ट है टूवर्ड सन, ठीक है. सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट है, इसलिए लॉन्गेस्ट डेज एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. एंड रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर. अब इक्विनॉक्स को देख लेते हैं. इक्विनॉक्स में क्या है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर सनरेज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर. सनरेज जो है डायरेक्टली कहाँ आ रही है, इक्वेटर पे आ रही हैं, ठीक है, ठीक है. समझ गए. एज बोथ हेमिस्फीयर रिसीव एन इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट देयरफॉर देयर आर इक्वल डे
एंड इक्वल नाइट, ठीक है। एंड 23 सितंबर क्या है, ऑटम सीजन इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और रिवर्स हैपन हो जाता है 21 मार्च को। आपको एक टेबल है, शायद मैंने इसमें लगाना भूल गई हूँ, तो एक टेबल है, मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, आपको टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनना। एक टेबल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो डेट, ठीक है, यहाँ पे लिखो पोजीशन ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द सन, फिर लिखो सीज़न, फिर लिखो डे एंड नाइट। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ मैं इसको क्लीन करती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड, मैं अच्छे से बना देती हूँ, शायद आपको अच्छे से और क्लैरिटी के संग समझ में आ जाए, ठीक है। देखो डेट, ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ सन, ठीक है, सीज़न, डे एंड नाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 21 जून की बात करूँ तो 21 जून में क्या है कि जो पोजीशन है सन की, कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। सीज़न क्या है, समर सॉलिस्टिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिन बड़े हैं और रातें छोटी हैं, समझ गए। टेबल से शायद आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अब आता है 23 सितंबर, ठीक है। यह है आपकी जो पोजीशन है सन की इक्वेटर पे है, ठीक है। ऑटम हो रखा है, सीज़न कौन सा है, ऑटम इक्विनॉक्स है, दिन और रात बराबर है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है 22 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब जो सन है पोजीशन की, कहाँ है, 22 दिसंबर को कहाँ है, कैप्रिकॉर्न पे है, ठीक है। क्या हो रखा है, विंटर हो रखा है, ठीक है, विंटर हो रखा है। यहाँ पे दिन छोटे हैं और नाइट बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है 21 मार्च, 21 मार्च ये क्या है, अपना इक्वेटर है, ठीक है। ये 21 मार्च को क्या है, स्प्रिंग है। याद रखना, जैसे ही आपके यहाँ से विंटर्स जैसे जिस सीज़न ने विंटर्स के मज़े ले लिए, उसके बाद वहाँ सीधे आएगा स्प्रिंग, ठीक है। जैसे ही आपके यहाँ विंटर सीज़न ख़त्म हुआ तो विंटर्स के बाद आता है स्प्रिंग। तो कंफ्यूज मत होना ऑटम के को लेके। जैसे ही आप विंटर्स वाली पोजीशन में थे, यहाँ से विंटर्स वाली पोजीशन में आप आए यहाँ से स्प्रिंग में, फिर स्प्रिंग से आप यहाँ पे आए समर में, और फिर समर से आप यहाँ पे आए ऑटम में, ठीक है। वही वो साइकिल थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, वो मेरी पीपीटी बिल्कुल क्लियर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट विद द सन। जब पेरीहीलियन होता है तो क्या होता है, ये भी हल्का सा ब्लरी है, आई एम सॉरी, ठीक है, कुछ आज गड़बड़ हो गई है, और समझ रहे हो ना, तो ये थोड़े ब्लर हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं जो आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करूँगी, वो मैं आपको बिल्कुल क्लीन उसको मतलब सही कर दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ब्लर हो गई हैं। आई डोंट नो क्या इसमें सीन हो गया है, बट आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। तो देखो पेरीहीलियन में क्या है कि व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है, ये जो कब होता है, 3 जनवरी के आसपास होता है। तो पेरीहीलियन, पी से पेरीहीलियन और पी से पास, तो जब अर्थ सन के पास होती है तो उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। एपीहीलियन क्या होता है कि जब अर्थ जो है सन से दूर है और ये 3-4 जुलाई के आसपास होता है तो उसको हम एपीहीलियन कहते हैं, समझ गए। अब जो ये पेरिगी और अपोजी वाला जो सीन है, ये मून से रिलेटेड है। तो जब मून जो है क्लोज है अर्थ के तो उसको पेरिजी कहते हैं। अपोजी कब कहते हैं कि जब मून जो है दूर है अर्थ से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीन हो गया, ये आप देख सकते हो डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन बिलीव मी बहुत अच्छा भी टॉपिक है, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये आप डायग्राम देख ही रहे हो। इसमें आप ये चीज़ देखो, सबसे पहले सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यार आप खड़े हो रॉक पे, रॉक कैसे बनी, जो लावा अंदर से निकला, ठीक है, उससे चट्टानें बन गई। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग रिवील्स द नेचर ऑफ रॉक डीप डाउन द सरफेस। जो हम डीप माइनिंग करते रहते हैं, ड्रिलिंग करते रहते हैं, वही कहीं ना कहीं बता रहा है कि कैसा क्या नेचर है इनसाइड द अर्थ, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन
फॉर्म्स एनोदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, आपको उससे भी पता लगता है कि ये अंदर मैग्मा था, फिर टेम्परेचर इतना गर्म था, प्रेशर इतना था, फिर वो लावा निकला, तो कहीं ना कहीं यहीं से हम इंटर ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि डेप्थ एंड डेंसिटी स्टडीज़, मीटियोर, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए, ठीक है, अर्थ के। उसके बाद आप ये देखिए कि अर्थ की लेयर की बात करते हैं, तो अर्थ की लेयर में हमारा क्रस्ट मेंटल कोर आता है, डायग्राम में भी आपने देखा होगा क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, कोर में भी आपका आउटर कोर है, इनर कोर है, ठीक है। एंड आप ध्यान से देखिएगा क्रस्ट, तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट द आउटर थिन लेयर विद अ टोटल थिकनेस नॉर्मली बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर। तो क्रस्ट क्या है, ये आउटर थिन लेयर है। क्रस्ट क्या है, आपको ये दिख रही है ना, ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है, ये आपकी क्रस्ट है। तो क्रस्ट को ये बोल भी रहे हैं कि आउटर थिन लेयर है, रिमेंबर दिस पॉइंट, जिसकी टोटल थिकनेस कितनी है, 30 से 50 किलोमीटर के आसपास है। क्रस्ट की अगर मैं बात करूँ, ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है। ऑफकोर्स ही बात है भाई, अगर आपका ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, और ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये आपका ओशियन है, तो आप वैसे ही अनुमान लगा लो कि जब हम बनाते हैं कॉन्टिनेंट है, ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह जो हम पूरा पढ़ेंगे, मिड ओशियनिक रिज में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज, ट्रेंचेस, ठीक है, ग्योट्स, ये हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद कहीं आई होप लेक्चर में वो होगा, ठीक है। तो क्रस्ट में क्या सीन है, इसके बाद ही लेक्चर में, ऑफकोर्स इसके बाद ही वो लेक्चर में आएगा, ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह की जो हम स्टडी करेंगे वो उसके बाद वाले में ही आएगा। तो जो क्रस्ट है, तो हम समझ रहे हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो है थिनर है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया। एंड इसकी जो वो है 5 से 30 किलोमीटर थिक है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 50-70 किलोमीटर थिक है। समझ गए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड मोहो डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल, रिमेंबर दिस पॉइंट। एटमॉस्फेयर किसका पार्ट है, मेंटल का। ये डायग्राम भी आपको समझा रहा है कि एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। उसके बाद द आउटर क्रस्ट सेडिमेंट्री मटेरियल ग्रेनाइट रॉक्स एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एंड द लोअर क्रस्ट बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आउटर क्रस्ट का क्या नेचर है, तो और लोअर क्रस्ट का क्या नेचर है बच्चों। तो आउटर क्रस्ट का जो नेचर है वो है सेडिमेंट्री मटेरियल, ग्रेनाइट रॉक्स है और एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, सेडिमेंट्री मटेरियल, ग्रेनाइट रॉक और एसिडिक इन नेचर। वहीं अगर मैं बात करूँ लोअर क्रस्ट की, तो लोअर क्रस्ट का जो है बसाल्टिक है, ठीक है, एंड बेसिक रॉक्स है, ठीक है, बसाल्टिक है एंड बेसिक रॉक्स है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम ऑल्सो कॉल्ड सियाल। तो ये यहाँ पे ऐसे लिख दो, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, वाइल द ओशियन हैव द हैवियर सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ओशियन का क्या है, सीमा, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ओके, ठीक है, इज दिस फाइन। फिर उसके बाद मेंटल, मेंटल में क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी 35 किलोमीटर टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी टू द आउटर कोर। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, जो क्रस्ट है, याद से क्रस्ट, ठीक है, एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, इसको हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फेयर। क्या कह रहे हैं हम, लिथोस्फेयर। क्रस्ट, रिमेंबर दिस, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, उसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर किसको कह रहे थे, किसको कह रहे थे, किसको कह रहे थे भाई, याद करो, ऐसे ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मेरे को पूरा पता है, कमेंट करके बताना। चलो अब, ठीक है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फेयर। इट थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। समझ गए मेरी बात को, क्या समझ आई, अच्छे से समझ आई, ध्यान से समझो। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, इट इज़ कंपोज ऑफ सॉलिड रॉक एंड मैग्मा, ठीक है। तो ये किससे बना है, सॉलिड रॉक एंड मैग्मा, ठीक है, समझ आ गई आपको बात, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्रस्ट समझ में आ गया, मेंटल समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, समझ गए पूरा। टैप, एक सेकेंड यार, ये टैप डिस्चार्ज होने वाला है, आज सब कुछ ही होना है। अब देखो, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज़। तो फटाफट से मैं करा देती हूँ क्योंकि ये डिस्चार्ज होने वाला है डिवाइस, तो फटाफट समझना, बाकी मैं कल इसको फटाफट आपको क्विक रिवीजन करा दूँगी इसका। एटमॉस्फेयर देख लो कि अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, इसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया था। लिथोस्फेयर क्या कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं,
ठीक है, और ये मेंटल वाला पोर्शन, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, इसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं, और एटमॉस्फेयर कह रहे हैं अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, इसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। इट इज़ कंसिडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है, ठीक है। कोर की बात कर लूँ तो एक्सटेंड बिटवीन 2900 किलोमीटर एंड 6400 किलोमीटर बिलो द सरफेस। कोर हैज़ द हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी, ठीक है, नीफ, निकल एंड आयरन। द आउटर कोर इज लिक्विड, ठीक है, वाइल द इनर कोर इज सॉलिड। याद रखना कि आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। बाकी ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा वही डायग्राम है जिसमें समझाया है, ठीक है। ये देख लो एक बार, कोनार डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ कौन सी लेयर में, अपर एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल। रैप्टी डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, मेंटल एंड कोर, ठीक है। एंड लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, आउटर एंड इनर कोर। कल मैं जब इसका एक मतलब जब लेक्चर 3 आएगा तो एक बार इसका मैं फटाफट से एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, बिकॉज आज थोड़ा ये डिवाइस बस बंद ही होने वाली है, इसलिए वरना मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाती, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय।